हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू मीजो स्टडी सेशन। सो जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, लिखा है लोकोमोशन एंड मूवमेंट एंड नीट पैटर्न क्वेश्चन एक्सरसाइज हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। चैप्टर हमने फिनिश कर लिया, एवरीथिंग वी हैव स्टडीड। मसल्स के बारे में स्टडी किया हमने, बोन्स के बारे में स्टडी किया, इनफैक्ट हमने जॉइंट्स देखे एंड ऑल्सो द डिसऑर्डर्स विच इज रिलेटेड टू इट। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट सम क्वेश्चंस जो आपके ऑलरेडी नीट एग्जाम में आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ़ यू हैव अ थॉरो नॉलेज ऑफ योर चैप्टर, हर चीज़ आपने पढ़ ली, आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, इसके बाद सेशंस देखे, एनसीईआरटी कर ली, गारंटी मैं इस चीज़ की देती हूँ 90% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, सो जस्ट हैव सम पेशेंस, कीप योर वर्क, लाइक कीप डूइंग दिस हार्ड वर्क। ठीक है, देन ओनली यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल। जस्ट डू दैट, प्लीज डू दैट। ठीक है, सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. Where's the remote? This is the question number 1. Now, first question states the H zone in the skeletal muscle fiber is due to. अब दे रखा है H zone के बारे में। आप में से कितनों को पता है कि H zone क्या होता है और आपका जो दूसरा होता है A zone होता है या I band होता है, what are those? चलिए एक बार स्ट्रक्चर बनाते हैं आपके। So structure of sarcomere I am drawing right now. ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा था? याद है ना, स्ट्रक्चर बनाया था हम लोगों ने। This is the structure of a sarcomere. ठीक है, सो बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? These are the मायोसिन। ठीक है, मायोसिन प्रेजेंट होता है ना। सो मायोसिन हैज अ सर्टेन क्रॉस ब्रिजेस, जिसकी वजह से ये अपने आप को एक्टिन से अटैच करता है। स्ट्रक्चर याद है एक्टिन का कि एक्टिन किस किस से बना होता था? जस्ट रिवाइज कर रहे हैं उस चीज़ को ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। These are the क्रॉस ब्रिजेस, जिसकी वजह से ही मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, है ना। सो गेट रेडी फॉर इट, आई एम गोइंग टू आस्क सर्टेन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछने वाली हूँ। चलिए ध्यान से सुनिएगा। अब मुझे ये बताओ कि इसमें से थिक फिलामेंट कौन सा है और थिन फिलामेंट कौन सा है? आराम से सोचिए। चलिए मैं ही बता देती हूँ, दिस इज टर्म्ड एज अ थिन फिलामेंट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? दिस इज अ थिक फिलामेंट। अब मुझे ये बताओ, थिक फिलामेंट किससे बना होता है? दिस इज मेड अप ऑफ मायोसिन। ये क्या होता है? एक्टिन, है ना। एक्टिन होता है इसमें, ट्रोपोमायोसिन होता है, ट्रोपोनिन होता है। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर लुक लाइक। अगर एक सार्कोमियर में देखिए, देयर आर डिफरेंट जोन्स प्रेजेंट। इस पर्टिकुलर जोन को कहते हैं हम दिस पर्टिकुलर जोन को कहते हैं एच बैंड। ठीक है, ये क्या होती है आपकी? दिस इज अ जेड लाइन। ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया जहां पे ये सब चीजें प्रेजेंट होती है, इसको क्या कहते हैं? ए बैंड। क्या कहते हैं? ए बैंड। अब आगे देखो और क्या होता है इसमें। यहां से जब तक वो दूसरा स्ट्रक्चर स्टार्ट नहीं होता ऐसे वाला, इसको कहते हैं आई बैंड। सेंटर में होती है आपकी एम लाइन। ठीक है, इतना तो स्ट्रक्चर सबको याद है, सार्कोमियर का स्ट्रक्चर है। अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, एच बैंड के बारे में पूछा जा रहा है कि एच बैंड एक्चुअली होता क्या है। नाउ लेट्स लुक एट द ऑप्शन एंड देन ओनली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द करेक्ट ऑप्शन।
सो ए दे रखा है द एब्सेंस ऑफ मायोफाइब्रिल्स इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए बैंड. नाउ कम बैक टू दिस क्वेश्चन. सेंट्रल पोर्शन जहां पे मायोफाइब्रिल्स एब्सेंट है, ये मायोफाइब्रिल्स नहीं है, बिल्कुल है ना. ये क्या है आपका थिक फिलामेंट, ये तो प्रेजेंट है ना यहाँ पे. सो इसका मतलब ए ऑप्शन क्या है आपका, इनकरेक्ट. आगे बात समझ में, ऐसे से समझो. नेक्स्ट होगा एक सेंट्रल गैप बिटवीन द मायोसिन फिलामेंट इन ए बैंड. सो मायोसिन फिलामेंट के बीच में जो सेंट्रल गैप होता है वो कहाँ सेंट्रल गैप है, नहीं ना, ये तो एक्टिन के बीच में सेंट्रल गैप है. ठीक है, सो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. नाउ द सेंट्रल गैप बिटवीन द एक्टिन फिलामेंट, यस इट इज राइट. आगे एक्सटेंडिंग थ्रू द मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड. अब देखो क्या बोल रखा है इन्होंने, द सेंट्रल गैप बिटवीन द एक्टिन फिलामेंट विच इज एक्सटेंडिंग थ्रू द दिस पर्टिकुलर मायोसिन फिलामेंट. क्या ये ऑप्शन ठीक है, 100% दिस ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, सो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया. सो विल गो फॉर नेक्स्ट ऑप्शन ऑल्सो, extension of myosin filament in the central portion of A band. No, this is not at all extension. ठीक है, so ये आगे बात समझ में. चलिए, so for the question number 1 the correct option we have is C. चलिए, let's talk about the question number 2. Now जिस तरह की मैंने जब आपको जॉइंट्स पढ़ाए थे, मैंने कहा था कि जॉइंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है. दैट इज द रीजन ये क्वेश्चन है आपके सामने, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं. कई बार क्वेश्चन एक इनडायरेक्ट फॉर्म में ऐसे पूछे जाते हैं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे. सो इस सेशन के अंदर एक डायरेक्ट टाइप और इनडायरेक्ट टाइप दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे. सो यू हैव टू आंसर मी. अब मुझे ये बताओ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द एग्जाम्पल ऑफ ए साइनोवियल जॉइंट इन ह्यूमन. अब मुझे एक बात बताओ, जब हम बात करते हैं साइनोवियल जॉइंट्स का, साइनोवियल जॉइंट्स बहुत तरीके के होते हैं, उसमें साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है. जो साइनोवियल फ्लूइड होता है दैट इज कवर्ड बाय द साइनोवियल मेम्ब्रेन. ठीक है, आर्टिकुलेशन में हेल्प करता है, हाइलिन कार्टिलेज होता है, ये सब पढ़ा था हमने. उसके अलावा अदर देन द साइनोवियल वी हैव इज अ फाइब्रस जॉइंट्स आल्सो एंड द कार्टिलेजिनस जॉइंट्स आल्सो. ये तो हम सबको क्लियर है. ठीक है, चार्ट याद आ गया, फिक्स हो गया दिमाग में. अब देखते हैं ऑप्शंस. सो कैरेक्टरिस्टिक्स इज गिवन एंड वन एग्जांपल इज गिवन. नाउ fluid cartilage, the characteristics, the fluid cartilage between the two bones. The fluid cartilage, it is a cartilage or not? It is not at all a cartilage, it is actually a fluid. And it is saying it helps in the limited movement. नहीं, जब हम बात करते हैं साइनोवियल फ्लूइड की, वो easy movement में help करता है and as well as it provide the nutrition also. So ये option हो गया आपका correct या incorrect? Incorrect. Let's look at the B option, fluid filled between the two joints providing cushion. Is it right or wrong? This is absolutely right. वो क्या करता है, fluid filled है दो joints के बीच में, जो cushion की तरह काम करता है, ताकि दोनों के दोनों joints आपस में friction ना हो उन दोनों के बीच में, जिसकी वजह से दोनों में wear and tear ना हो. So this is 100% correct. हमने पढ़ भी रखा है इसके बीच में. So ये तो ठीक है. आइए इसके सामने देखते हैं, लिखा हुआ है skull bones. Skull bones. So skull bones यानी कि बात करें क्रेनियम की, और क्रेनियम में प्रेजेंट होते हैं सूचर्स. सो सूचर्स में कौन से जॉइंट्स होते हैं? क्या वहाँ पे ये आपके साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, वहाँ होते हैं आपके फाइब्रस जॉइंट्स. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट एज पर द स्कल बोन्स आर कंसीडर्ड. सो मैं ऑप्शन को इनकरेक्ट कंसीडर करूंगी. लेट्स लुक एट द सी ऑप्शन, फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन द टू बोन्स. इज इट राइट और रॉन्ग? एब्सोल्युटली इट्स राइट. नाउ द जॉइंट्स बिटवीन द एटलस एंड द एक्सिस, These atlas and the axis, जिसकी वजह से हम लोग अपनी नेक को रोटेट कर सकते हैं. Yes, this is a very good example of your synovial joint. अच्छा, अब मुझे ये बताओ, एटलस एक्सिस का एग्जाम्पल दे रखा है इधर, और साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर भी मैंने बहुत सारे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पढ़ाए थे. सो दिस पर्टिकुलर जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ जॉइंट? यू हैव 4 ऑप्शन: हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, or any other, or none of above. What will you say? The correct answer you have is pivot joint. याद आया कुछ? ठीक है, आगे बात समझ पे. So in this case the C option is correct. अब ये तो correct हो गया, D भी देख लेते हैं. So lymph filled, lymph बोल दिया इन्होंने. So मैं तो इसको consider ही करना जरूरी नहीं समझूंगी. कहीं हमने lymph पढ़ा नहीं ना. So option 3 is correct for the question number 2. So let's move on to the next question, question number 3.
अब आ गया एक नया क्वेश्चन एंड अगेन फ्रॉम जॉइंट्स. सो मैंने जिस तरह बोला है जॉइंट से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. नाउ elbow joint, this particular joint is an example of a pivot joint, hinge joint, gliding joint और ball and socket joint. कौन सा एग्जाम्पल होता है? चलिए सबसे पहले आप एल्बो जॉइंट्स के इसका एग्जाम्पल लेते हैं. हम सबके घर में दरवाजे होते हैं. हम जब डोर ओपन करते हैं तो क्या डोर एक ही डायरेक्शन में खुलता है कि ऊपर नीचे कहीं और भी खुल जाता है? नहीं खुलता ना, एक ही डायरेक्शन में खुलता है. सो दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ हिंज जॉइंट. हमारे एल्बो के अंदर, हमारे नीज के अंदर कौन से जॉइंट्स प्रेजेंट है? हिंज जॉइंट. ठीक है, यहाँ की बात समझ में. सो ये तो आपका डायरेक्ट ही क्वेश्चन था. ऑप्शन ये तो एग्जाम्पल्स मैंने दे ही रखे. सो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम के अंदर, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट. ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग. ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. What will happen if ligaments are cut and broken? लिगामेंट्स को काट दिया गया या लिगामेंट्स को तोड़ दिया गया, क्या होगा? अब मुझे ये बताओ, लिगामेंट्स क्या होते हैं? लिगामेंट्स आर दो स्ट्रक्चर्स विच जॉइंस अ बोन टू अनदर बोन. Is it right? Yes, absolutely. And what about tendon? Tendons are those which joins bones to the muscle. ये हम लोगों को पता है. अब हमारे पास बोन से बोन जो जुड़ी हुई चीजें होती है वो हमारे पास नहीं है. सो अब क्या होगा? लिखा हुआ है बोन्स विल मूव फ्रीली एट जॉइंट्स. जॉइंट्स पे फ्रीली मूव करेंगी. जॉइंट्स पे फ्रीली क्यों मूव करेंगी? ये तो बिल्कुल भी एप्ट ऑपरेशन नहीं है. सो दिस इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज अ नो मूवमेंट एट जॉइंट. नो, the movement will happen but that movement will be painful, right? swelling हो जाएगी, वहाँ inflammation होगी. so bone will become unfixed. देखो जब हम बात करते हैं किसी भी लिगामेंट का, उसका काम होता है बोन्स को अपनी जगह पे रखना. ठीक है, ताकि उसको दूसरे की बोन से ज्वाइन करके रखा हो, ताकि वो अपनी जगह पे रहे, डिस्प्लेस ना हो. अब हमने उसको हटा दिया, उसको लिगामेंट को ही हटा दिया. सो हमारे पास क्या हो जाएगा? बोन अपनी जगह से हटने के चांसेस हो जाते हैं. सो दे विल बिकम अनफिक्स. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. डी दे रखा है बोन विल बिकम फिक्स. फिक्स कैसे हो जाएगी? चिपक जाएगी क्या वहीं पे? नहीं ना. सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 4 द करेक्ट ऑप्शन वी गॉट दैट इज अ सी ऑप्शन. नाउ वन ऑफ अनदर फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर एज आई हैव डिस्कस्ड, हमेशा नंबर ऑफ बोन्स पूछी जाती हैं. आइए, द टोटल नंबर ऑफ बोन इन हाइंड लिम्ब ऑफ अ मैन. वेरी इजी क्वेश्चन इट इज. हमेशा मैंने बोला था जब स्टार्ट किया था, जब हमने स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट किया था, तब मैंने बोला था कि वो जो चार्ट मैंने बनवाया था कि एक्सियल स्केलेटन में इतनी बोन्स है, आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन में इतनी बोन्स है, उसके फर्दर पार्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी. मैंने बोला था इसके नंबर ऑफ बोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वो ज़रूर याद रखिएगा. अब इसके अंदर दे रखा है हाइंड लिम्ब में बोन. मुझे इसका आंसर पता है, वो आंसर है 30. आई थिंक 90% ऑफ माई स्टूडेंट्स दे विल be having an idea that इसके अंदर 30 बोन्स होंगी. आइए देखते हैं कि कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होते हैं. सबसे पहले आप बात करते हैं थाई रीजन पे. थाई, ठीक है, इस थाई रीजन पे जो बोन प्रेजेंट होती है उसको क्या नाम देते हैं? फीमर. नंबर कितना होता है? 1. ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप आपके नी जॉइंट पे. नी जॉइंट पे प्रेजेंट होता है पटेला. पटेला को कहते हैं नी कैप. सो दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सिंगल बोन. उसके बाद आ जाओ आप नेक्स्ट रीजन पे, शैंक रीजन पे. शैंक इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बोन्स? द 2 बोन्स. सो 2 बोन्स कौन कौन सी होती है? वन इज टर्म्ड एज अ टीबिया एंड सेकेंड इज टर्म्ड एज अ फिब्यूला. सो हाउ मेनी बोन्स वी हैव? 2 बोन्स. ठीक है, उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट होता है आपका टार्सल. टार्सल इज मेड अप ऑफ 7 बोन्स, सॉरी, याद है ना. उसके बाद क्या था आपका? मेटाटार्सल. मेटाटार्सल में कितनी बोन थी आपकी? 5. उसके बाद क्या आता है आपका? फेलेंजिस, पैरों की उंगलियां. फेलेंजिस में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है? 14 बोन्स. आप काउंट करिए इसको. 19, 26, 28, 29, 30.
हाउ मेनी बोन्स? 30 बोन्स। सो एक पैर के अंदर 30 बोन्स, दूसरे पैर के अंदर फिर 30 बोन्स, आधे हाथ के अंदर 30 बोन्स, दूसरे हाथ के अंदर 30 बोन्स। सो टोटल आपके एज पर द लिम्स आर कंसीडर्ड टोटल होती है 120 बोन्स, जो 4 में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, मिल गया आपको आपका आंसर। आइए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। याद करवाए थे ना मैंने आपको सारे के सारे बोन्स कि आपके क्रेनियम में कितने बोन्स प्रेजेंट है, आपके वर्टिब्रल कॉलम कितने पार्ट से बना हुआ है, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। अब ये क्वेश्चन है आपके फेशियल बोन से लेकर, इजी क्वेश्चन है। द लोअर जॉ इन मैमल इज मेड अप ऑफ लोअर जॉ, दिस पर्टिकुलर। सो दिस पर्टिकुलर बोन अगर देखोगे एक सिंगल बोन प्रेजेंट होती है, ये जो बोन होती है सिंगल होती है, इसको कहते हैं मैंडिबल। क्या कहते हैं? मैंडिबल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो अपर जॉ होती है वो कितने पार्ट से बनी होती है? दो होते हैं, मैक्सिले कहते हैं जिनको। ठीक है, याद रखना। द अपर वन इज टर्म्ड एज अ मैक्सिले व्हिच आर 2 इन नंबर, whereas the lower one which is termed as a mandible that is only a 1 in number। ठीक है, सो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आ गई क्वेश्चन नंबर 7, अनदर वेरी इजी क्वेश्चन। Now, the number of floating ribs in the human body. How many floating ribs we have? We have the 2 pairs of floating ribs present. Now, let's talk about ribs. Ribs क्या फॉर्म करता है? केज की तरह स्ट्रक्चर होता है जो हमारे लंग्स को एनक्लोज करके रखता है। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहला होता है आपका ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स को नाम देते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। जो एक तरफ से आपके वर्टिब्रा, जो पीछे से वर्टिब्रा से कनेक्ट होके केज फॉर्म करता है और आगे स्टर्नल से अटैच होता है, आपके स्टर्नम से अटैच होता है। ठीक है, सो ये कौन से होते हैं आपके? 1st to 7th, पहले 7 जो पेयर होते हैं दे आर टर्म्ड एज द ट्रू रिब्स बिकॉज ये दोनों तरफ से अटैच्ड होते हैं। दूसरे होते हैं आपके फॉल्स रिब। फॉल्स रिब को कहते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। ठीक है, ये जो वर्टिब्रल कॉन्ड्रल रिब्स होते हैं देयर आर 8, 9th और 10th पेयर, यानी कि 3 पेयर क्या है आपके? फॉल्स रिब, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये जो होते हैं, जो ये पर्टिकुलर रिब्स हैं, ये आपके वर्टिब्रल कॉलम से स्टार्ट होके जो 7th पेयर है आपका रिब का, उससे अटैच हो जाते हैं। दैट इज द रीजन दे आर टर्म्ड एज अ फॉल्स रिब। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन। थर्ड आपको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स को कहते हैं वर्टिब्रल रिब्स। जो आपके वर्टिब्रल रिब्स होते हैं ये सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होते हैं और आगे फ्री एंड होता है। एक एंड अटैच्ड होगा वर्टिब्रल कॉलम से, दूसरा फ्री होता है। सो ये होते हैं आपके 11th एंड 12th। सो कितने पेयर हो गए आपके? 1, 2। ठीक है, मिल गया इसमें आपको आंसर। सो ऑप्शन इज डी फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? विच इज अ पार्ट ऑफ अ पेक्टोरल गर्डल। अब मुझे ये बताओ पेक्टोरल गर्डल कौन से सिस्टम का पार्ट है? एक्सियल सिस्टम का, अपेंडिकुलर सिस्टम का? आंसर है आपका अपेंडिकुलर सिस्टम का। एक्सियल सिस्टम में आपका आता है क्रेनियम, आपके आते हैं फेशियल जो बोन्स होती हैं, वी हैव इज अ वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट एज वेल एज अ रिब्स, ये आते हैं। जब हम आपके पेंडिकुलर सिस्टम में बात करते हैं, स्केलेटल सिस्टम जो पेंडिकुलर टाइप है, उसमें आते हैं आपके गर्डल्स, पेक्टोरल गर्डल्स, द पेल्विक गर्डल्स एज वेल एज द लिम्ब्स। ठीक है, गर्डल्स का काम होता है लिम्ब्स को अटैच करना बॉडी से। पेक्टोरल गर्डल्स आपकी बॉडी एक्सिस को आपके लिम्ब्स या 4 लिम्ब्स से कनेक्ट करते हैं। पेल्विक गर्डल आपके एक्सिस को कनेक्ट करते हैं आपके हाइंड लिम्ब से। ये ठीक है, आ गई बात समझ में? आइए पेक्टोरल गर्डल में, अच्छा मुझे ये बताओ पेक्टोरल गर्डल्स में कितनी बोन प्रेजेंट होती है? अगर मैं एक साइड का बात करूं तो सिर्फ वन साइड, दिस पर्टिकुलर साइड,
सो द 2 बोन्स आर प्रेजेंट। कितनी होती है? 2 बोन्स। कौन कौन सी? एक को कहते हैं क्लेविकल और दूसरे को कहते हैं द स्कैपुला। स्कैपुला इज अ ट्रायंगुलर शेप्ड बोन। क्या होती है ये? ट्रायंगुलर शेप्ड बोन होती है। इस ट्रायंगुलर शेप्ड बोन में एक प्रोसेस प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं कोराकोइड प्रोसेस, ठीक है। एंड इसी के अंदर आपको क्या दिखती है? ग्लिनोइड कैविटी, जिसकी वजह से ये जो ऊपर वाली बोन है जिसको हम ह्यूमरस कहते हैं, हमारे इस कंधे से अटैच्ड होती है। क्या कहते हैं? ग्लिनोइड कैविटी। सो इसमें ऑप्शन मिल गया आपको। सो दैट इज अ ग्लिनोइड कैविटी। अब देखो, पेक्टोरल गर्डल में ग्लिनोइड कैविटी है, जिसकी वजह से ये जो बोन है ना हमारी ह्यूमरस बोन, इसके साथ अटैच्ड है, ठीक है। ये आगे बात समझ में। अब दे रखे हैं स्टर्नम। स्टर्नम क्या पेक्टोरल गर्डल का पार्ट था? नहीं, वो तो हमने रिब्स में पढ़ा था। सो वो कहाँ था आपका? एक्सियल स्केलेटन के अंदर। सो यानी कि ये ऑप्शन गलत है, हम और ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अ ईलियम। ईलियम कहाँ प्रेजेंट था? कहाँ पढ़ा था हमने? पेल्विक गर्डल के अंदर। कौन कौन सी बोन्स थी वहाँ पे? एक ही बोन थी, अगर हम एक साइड देखें, अदरवाइज 2 बोन्स यू कैन से पूरे के पूरे गर्डल में। सो इसमें आपका आता है इलियम, हिस्टियम एंड प्यूबिस। ये सारी की सारी जुड़ी हुई होती हैं, दे फॉर्म अ सिंगल बोन। दोनों साइड पे इलियम, हिस्टियम, प्यूबिस, 1 बोन, इलियम, हिस्टियम, प्यूबिस, द अनदर बोन। सो टोटल वी हैव इज अ 1 पेयर ऑफ बोन, या टोटल 2 बोन्स यू कैन से। सो ये वहाँ था, ठीक है। पेल्विक गर्डल का पार्ट था, नॉट अ पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल। याद रखना, दिस इज पेक्टोरल। नाउ एसिटाबुलम कहाँ पर प्रेजेंट था? आपके पेल्विक गर्डल के पास, उसमें प्रेजेंट था, ठीक है। एसिटाबुलम वहाँ पे था। सो एसिटाबुलम ही एक वो रीजन है जहाँ से आपका जो हाइंड लिम्ब है वो कम्युनिकेट करता है, यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द फीमर जो कम्युनिकेट करता है ना, थाई बोन जो कम्युनिकेट करता है। सो दैट इज एसिटाबुलम। सो आपको ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज अ ग्लिनोइड कैविटी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। लॉन्ग बोन्स फंक्शन एज। अब कौन कौन सी होगी लॉन्ग बोन्स? ये लॉन्ग बोन्स, द थाई पोर्शन दैट इज ऑल्सो अ लॉन्ग बोन। सो इनका फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला फंक्शन मेरी बॉडी का फ्रेमवर्क। क्या ये हमारी बॉडी में होती तो क्या मैं आपसे बात कर पाती या फिर मैं आपको ऐसे पढ़ा पाती खड़े होके? पॉसिबल ही नहीं है उस चीज़ की, ठीक है। सो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, लिखा हुआ है सपोर्ट एरिथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट सिंथेसिस। इज इट राइट और रॉन्ग? दिस इज एब्सोल्युटली राइट। इट हेल्प्स इन द एरिथ्रोपोइसिस एंड ल्यूकोपोइसिस, ठीक है, हमेशा याद रखना। सो ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। सपोर्ट एंड एरिथ्रोसाइट सिंथेसिस, सिर्फ इसमें दोनों दे रखे हैं, सो करेक्ट ऑप्शन तो दोनों ही है। बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट है, बट यहाँ पे सब कुछ दे रखा है। सो आई विल गो फॉर एन ऑप्शन बी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, क्वेश्चन नंबर 10। आइए, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज रिवाइज कराने वाली हूँ। इंटरकोस्टल मसल्स अक्कर इन, कहाँ होती है ये? आंसर है इसका रिब्स। इट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन रिब्स। अब ध्यान से सुनना, इंटरकोस्टल मसल रिब्स में प्रेजेंट होती है ताकि हम लोग सांस ले पाए, ठीक है। रेस्पिरेशन पढ़ा था हम लोगों ने, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या पढ़ा था उसके अंदर? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, हमारा डायफ्राग्राम भी होता है, इंटरनल एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स भी होती है, रिब्स भी होती है, जिनका काम होता है हमें रेस्पिरेशन कराना। अगर हम बात करें, देखो मैं वहाँ चैप्टर पे जा रही हूँ, सो जस्ट फॉर अ रिवीजन, ताकि मैं ये सोच सकूँ कि आप लोगों ने वो भी पढ़ लिया होगा और आप उस चीज़ से अपने आप को कोरिलेट करें, समझ में आए। सबसे पहली बात, इंस्पिरेशन की बात करते हैं। जब हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स वी नीड अ लार्ज कैविटी सो दैट मोर एंड मोर ऑक्सीजन और द गैसेस दे कैन एंटर इनटू माय लंग्स। सो व्हाट आई नीड इज अ ह्यूज स्पेस। सो उसके लिए क्या होता है, जो आपके रिब्स होते हैं एंड जो आपके स्टर्नम होते हैं वो रेज हो जाता है, ठीक है। एंड ऑल्सो जो डायफ्राग्राम नीचे प्रेजेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ताकि कैविटी बढ़ जाए। कैविटी बढ़ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस आपके लंग्स के अंदर आ जाए। जब हम आपके रिब्स के बारे में बात करते हैं या फिर आपके जो यू कैन से स्टर्नम के बारे में बात करते हैं, मैंने बोला स्टर्नम रेज हुआ, क्यों? क्योंकि हमारे रिब्स के पास प्रेजेंट होती है इंटरकोस्टल मसल्स। ये इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन शो करती है, जिसकी वजह से कैविटी बढ़ जाती है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर आएगी, ठीक है। ये दो तरीके की होती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जो बाहर की तरफ को प्रेजेंट होती है उसको एक्सटर्नल कहते हैं, जो अंदर प्रेजेंट होती है उसको इंटरनल कहते हैं। इंस्पिरेशन में जो प्रोसेस होता है वो अपोजिट होता है, लाइक डायफ्राग्राम आपका एक्सपांड होता है और उसके अलावा जो आपके रिब्स और स्टर्नम है वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाते हैं ताकि एक्सपिरेशन प्रोसेस हो सके। याद है ना ये सब कुछ, मैकेनिज्म आपका कैसे होता है रेस्पिरेशन का। सो वो उसके बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है,
ठीक है. सो होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा. दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. सो लेट्स फाइंड अप द सेशन हियर ओनली. So with this we have completed your whole chapter. Now what you have to do, please focus on your studies. and अगर भी अभी भी कोई डाउट आता है आपको चैप्टर में कि मैम ये नहीं याद हो रहा, ये नहीं समझ में आया, then you can come to us, or you can do is how you can come to us. You can contact us, and how you can contact us is, you know about the doubt clearing option is there on our website. Also you can mail us at Mizo Study Support. एंड जो भी कोई डाउट हो प्लीज़ उसे पूछिए. एंड कोई भी डाउट ऐसा नहीं है कि अगर आपको अभी आया, आप सोच रहे हो मैं कल पूछ लूँगा, परसों पूछ लूँगी. डोंट डू दैट. अभी आया है अभी पूछिए, कल तक भूल जाओगे उस चीज़ के बारे में, और क्या पता वही क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आ जाए. ठीक है. सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वन. विल बी डिस्कसिंग अ न्यू चैप्टर. टिल देन टेक केयर. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस.